11 जुलाई 2006 को मुंबई के अंदर ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा धमाके हुए थे। उनके जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वहां हुए थे। 7 सबअर्बन लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे मुंबई के अंदर, और ये हुए थे 6:30 से लेकर 6:29 तक। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लोजन की गए, 127 लोगों की जान चली गई और कई सौ लोग, 834 लोग इंजर्ड हो गए थे। कोका कोर्ट है, उन्होंने 2015 में इनको कन्विक्ट कर दिया, 12 लोगों को, 5 को डेथ पेनल्टी दे दी और 7 को उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। और सारे के सारे मुसलमान थे, इनके नाम भी बात कर सकते हैं हम। और इसके बाद हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट ने इसको 15 से लेकर के 2025 तक किसी ने केस को सुना नहीं। उसके बाद सुना तो सबको इन्होंने बरी कर दिया कि यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, कि यहाँ पे एविडेंस नहीं है। एक टैक्सी ड्राइवर जिसने देखा था कि यहाँ पे बम ब्लास्ट जो इनको लेके गया था कुछ लोगों को चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे, उसकी विटनेस को उन्होंने कहा जी इसकी कोई विटनेस हम मानेंगे नहीं। फिर इन्होंने जो कमिटमेंट खुद की थी या खुद मान लिया था पुलिस की इंटेरोगेशन में, उसको भी मानने से मना कर दिया। लेकिन ऐसे तो केस बंद नहीं होगा, ये केस आगे भी चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केस को सुनना चाहते हैं। और आप देखिए हमारी कंट्री में टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, आप पहले की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रात को कोर्ट खोल दो, हम यहाँ पे बात सुनेंगे इनका केस। आम आदमी को नहीं सुनते। जब अरब गोस्वामी का केस गया था तो उस टाइम पे दबे थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा केस क्यों सुन रहे हैं यहाँ पे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कांग्रेस का कल्चर रहा है, वो हमेशा से मुस्लिम को सपोर्ट करती रही है। मुस्लिम छोड़िए टेररिस्टों को सपोर्ट करती रही है। और अगर कहीं पे एक टेररिस्ट को पकड़ लिया जाता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूंगा 1993 मार्च मुंबई केस की, जहां पे मुंबई ब्लास्ट हुआ था। इसमें पूरी बात थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पे, और दाऊद इब्राहिम वहां से उसको भागने के अंदर हेल्प कर दी। जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको भागने की हेल्प कर दी। और उस टाइम पे मैं गल्फ के अंदर पोस्टेड था। गल्फ के अंदर जितने भी रॉ के यूनिट थे उनको डैमेज करने की कोशिश की गई एक प्रॉपर तरीके से। एक एमबीए के अंदर जेएस पर्स है, रतन सहगल जो आईबी से थे, और जो जेएस पर्स होते हैं वो वहां सिक्योरिटी का इश्यू देखते हैं। साथ में तेहरान के अंदर हमीद अंसारी थे जो एम्बेसडर थे वहां पे। इन्होंने मिलकर जितने भी रॉ के यूनिट थे उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रॉ ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और जब मुंबई अटैक हुआ तो एनएन वोरा कमेटी फॉर्म की गई, जो एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे। उन्होंने पूरी डिटेल दे दी इस केस के अंदर और कहा कि यहाँ पे पॉलिटिशियन, पुलिस और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है। साथ में उन्होंने कुछ नाम भी दिए थे, लेकिन हाई कमांड से आंसर वहां से रिपोर्ट आई कि इन नामों को निकाल दो। वो नाम निकाल दिए, आज तक पब्लिक नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस की थी और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और मैं दूसरी बात करूंगा, एक केस था प्रज्ञा का, मालागांव ब्लास्ट केस था। वहां पे कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा को इंडक्ट कर लिया गया और इंडक्ट करके इनको सजा सुनाने की कोशिश की, टॉर्चर किया गया। और एक हेमंत करकरे मुंबई पुलिस के थे जो वहां पे इनको डील कर रहे थे। मैं पुरोहित से बात की थी, मेरी प्रज्ञा से भी एक बार बात हुई थी। उन्होंने कहा हमें बहुत टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया हमसे। इन्होंने स्टेटमेंट ली कि आपने ये ब्लास्ट किया, जबकि ब्लास्ट किया था मुस्लिम ने। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ब्लास्ट मुस्लिम ने किया। उसके बाद करकरे को इन्होंने कंपनसेशन देने की कोशिश की, उसको रिवार्ड दिया गया, रॉ में भेज दिया गया, रॉ से उसको फॉरन भेज दिया गया। लेकिन करकरे जो एक चमचा के तरीके से काम करते थे, फेल हो गए, वापस उनको मुंबई पुलिस भेज दिया गया। और जब यहाँ पे मुंबई अटैक हुआ 2008 का, तो उनकी डेथ हो गई। तो प्रज्ञा ने भी कहा कि जो इन्होंने भुगता है उसको कर रहे हैं, उसी का इनको इंजाम मिला। इसी तरीके से फरवरी 2007 में समझौता ब्लास्ट हुआ था, इसके अंदर भी पाकिस्तान के टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और इनको क्लीन चिट दे दी गई, पाकिस्तान के टेररिस्टों को भेज दिया गया वापस। उसके अंदर रॉ के भी कुछ लोग थे, समझौता एक्सप्रेस के अंदर होते हैं हमेशा रॉ के लोग, वो सिर्फ कमांडो नहीं होते लेकिन दूसरा काम करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे जो बम ब्लास्ट किया गया वो किया गया पाकिस्तानियों के द्वारा, इस्लामिस्ट के द्वारा, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे पूरा सपोर्ट किया जाता था मुस्लिम्स को। और जब आप 26/11 का 2008 का अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे और वहां पे एक ने कलेवा पहना था अपने घर के हाथ में, और ये प्रूव करने की बात थी कि वो हिंदू है, लेकिन वो पकड़ा गया, जिसकी वजह से एक्सपोजर हो गया। और उस टाइम पे एक रॉ के जो चीफ थे, इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यहाँ पे अटैक हो सकता है, शायद स्केची इंफॉर्मेशन होगी। जो रॉ के चीफ थे वो गोल्फ खेल रहे थे और ये जहां पे भेजना था कमांडो को, एसएसजी के कमांडो को भेजना था, और वो कमांडो जा नहीं पाए क्योंकि उनको प्लेन नहीं दिया गया।
2 दिन तक ये बंबई के अंदर पूरा धमाका चलाते रहे, बंदूकें चलाते रहे, 200 के करीब लोगों की डेथ हो गई, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं थी। क्यों? हमारी कंट्री के अंदर टेररिस्टों को सपोर्ट किया जा रहा था, और आज भी कांग्रेस का वही एजेंडा है कि सपोर्ट करो कांग्रेस को और साथ में सपोर्ट करो टेररिस्टों को, और हिंदू को टारगेट करो कि हिंदू यहाँ पे टेररिज्म, आज लव जिहाद चल रहा है कंट्री के अंदर, तो उसके पीछे भी कांग्रेस है। कन्वर्शन की जा रही है जो हिंदूज की, उसको क्रिश्चियनिटी के अंदर, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का रोल है। तो इसी पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं शायद ज्यादा बोल गया, इसी इश्यू पे बात करने के लिए हमारे पास 2 लोग बैठे हैं। एक मिस्टर नायर बैठे हैं जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, पहले आप बात कीजिए, फिर नायर साहब जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनका बहुत हैवी एक्सपीरियंस है। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत साल तक इन्होंने काम किया। नमस्कार सूद साहब, राजीव। राजीव मेरे मित्र हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इज ए नेशनलिस्ट, और सेंसर बोर्ड में भी थे हमारे साथ। सर, आज का जो विषय है उसके बारे में, वो तो देयर इज सम वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव विद दिस लास्ट इंसिडेंट। 2006 को करीब 6:35 को मेरी बिटिया जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी यहाँ पेडर रोड में, सफाया कॉलेज के अंदर, तो वो लौट रही थी और अचानक उसका फोन आया करीब 6:35 को कि पापा, मैं महिम और बांद्रा के बीच में अचानक हमारी ट्रेन रुक गई और पास के कंपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बड़ा धमाका आया, मैं क्या करूं। ट्रेन कहती है पापा, वो मतलब फोन उसने काटा नहीं और बोल रही है, पापा वहां से ना धुआं निकल रहा है और वहां से लोग छलांग मार रहे हैं, पापा कई लोग छलांग मार रहे हैं जिनका हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। तो मैंने कहा, बेटा एक काम कर, तू भी छलांग मार और सीधा मेन रोड की तरफ भाग, और वहां जो भी टैक्सी मिलती है उसको पकड़ के तू घर आ जा। देखिए, शुक्र है मेरी बेटी बच गई उस दिन, लेकिन कितनों के बच्चे मर गए उस दिन। 189 कितनों के ब्रेड विनर मर गए। कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी और कितना बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। तो यही बात अगले दिन मैंने, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं, इतने पक्के दोस्त हैं कि वो अपनी मन की बात धड़ करके बोल देते हैं, और मुस्लिम है और पढ़ा लिखा आदमी। तो उसको मैंने बोला, यार ये देखो कितनी घिंगोनी और कितनी कायरता वाली ये हरकत है कि आप बॉम्ब रख देते हो यार ट्रेन के अंदर, जिसके अंदर जिसका कोई लेना देना नहीं, बेचारा एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, उसकी अचानक मौत हो जाती। कितनी गलत बात है। यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, अब एजुकेटेड मुस्लिम मैन, उसने बोला, कहता है ये होता है टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। यानी ही वाज ग्लोरीफाइंग दैट बॉम्ब ब्लास्ट। नहीं, इनकी मानसिकता देखिए, इनका सोचने का तरीका देखिए, ये हाउ डेंजरस दे आर। अब दे फेवर दिस, आई एम श्योर ही मस्ट बी टेलिंग हिज चिल्ड्रन आल्सो टू डू द सेम। बिल्कुल। अब ये, अब सर एक मैं बताऊं आपको कि जब भी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारी फॉर्सेनिक टीम पहुंच जाती है वहां पर, हमारे इंटेलिजेंस वाले पहुंच जाते हैं, और बेसिकली सबसे बड़ी हमें हेल्प मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट को फ्रॉम द इन्फॉर्मर्स। पुलिस के इन्फॉर्मर होते हैं हर इलाके में, उनको पता है कि कहाँ बम बन रहा है, उनको पता है कौन लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड टू गेट दिस इंफॉर्मेशन दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, पुलिस डिपार्टमेंट। तो उन्होंने वो किया और सारी इंफॉर्मेशन आई और पकड़े गए लोग जहां पर बम बने थे, जिन्होंने एक्सप्लोड किया, और उन्होंने माना भी अपनी गलती। और आज देखिए, शर्म की बात है कि कल ये छूट गए वहां से। मैं छूटे तो नहीं, छूटेंगे भी नहीं। हाई कोर्ट ने उनको बोला जी क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस। अब लैक ऑफ एविडेंस क्या चाहिए आपको? क्या फोटोग्राफ चाहिए कि वो बम बना रहे हैं? आपको क्या लैक ऑफ? अब जब एक आदमी बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है, उसके बावजूद भी आप उसको इनोसेंट फील कर रहे हैं। दिस वाज अ सैड थिंग, बट एनीवे गवर्नमेंट की आंखें खुल गई हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये गिल्टी नहीं निकल पाएंगे
उनको अपनी किए की सजा मिलेगी 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 पक्का। आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट नाउ राज साहब। राज साहब बताइए इस आज के विषय के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? नमस्कार टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड co-panelists। मैं 1993 जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई में उसका मुक्तभोगी हूँ, क्योंकि 1 मिनट की गैप में मेरी जान बच गई थी उस दिन, जब एयर इंडिया ब्लास्ट में जो हमारी बिल्डिंग के बाजू में था। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितने दर्दनाक होता है और क्या पेन्स लोगों को गुजरना पड़ता है सब चीजों से। और उस केस का भी हमने वही देखा था कि कितनी ड्रैग किया गया था उस केस को। ड्रैग करते करते वो अच्छी बात तो उसमें ये था कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जैसा आदमी था उसमें, जो सीरियसली उसको फॉलो किया, और कुछ लोगों को उसमें जेन्युइनली कुछ सजा हुई, कुछ लोगों का माफ हुआ। तो हमने देखा कि हैप्पीजेंटली मैनर में इन्वेस्टिगेशन होता है और कोर्ट में प्रेजेंट करता है। हम पुलिस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को ब्लेम नहीं करते इसमें, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो होता है उस टाइम पे, उनकी क्या सोच है उसी हिसाब से केस की भी गति होती है। तो वही वही केस अभी वही स्टाइल हमने 2006 का जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसमें भी देखा। अभी आप 19 साल के बाद अगर बोलेंगे कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, तो मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि क्या कोई एलियंस आके सब चीजें करवा के गया? और जब मकोका अदालत ने ये जो 12 जनों को सेंटेंस किया रहेगा, तो कुछ तो एविडेंस होगा उनके पास। अगर कुछ भी एविडेंस नहीं था तो मकोका अदालत ने कैसे क्या उनको सेंटेंस किया? तो वाटर टाइट केस बनाने का काम तो पुलिस का ही होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो लास्ट जो 15-20 साल के अब हम देखेंगे तो 2014 तक जो डिस्पेंसेशन था, उनको शायद ये सब केसेस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उनको। उनको खाली नाम के लिए वो कोई चीज करना चाहता था, और वो उसमें से कुछ लोगों को हो जाते थे सजा और कुछ लोगों को कोई सजा नहीं होता था। और ये सब चीजें देखने जाएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए भी ये सही नहीं है कि ऐसी चीजें होना नहीं चाहिए। 20 साल के बाद अगर आप बोलेंगे कि यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स वी विल हैव टू वेट, maybe it will take another 5-10 years, so in राजी 30 years। हाँ राजी मैं एक बताऊंगा कि बड़ी सेंसेशनल बात बोल रहा हूँ ऑन मीडिया के ऊपर, कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हमारा बॉम्बे का फेमस बॉम्ब ब्लास्ट, हर जगह मैंने आप देखिए पैटर्न एक ही है, जो ट्रेन का पैटर्न है वो भी पैटर्न वो वैसे ही था। मिल के उन्होंने एक ही टाइम पे किया, उन्होंने तब किया था वाला ब्लास्ट जब फ्राइडे की जुम्मे की नमाज के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम होंगे, तो मतलब दूसरे वो हिंदू लोग ही मरेंगे, उनका पूरा एंगल ये था। अच्छा, और सबसे बड़ी सेंसेशनल बात मैं आपको बताऊं कि मुझे पता है वो ब्लास्ट में कौन मेरे साथी थे। उन्होंने मेरे आगे एडमिट किया है कि हमने वो शिवसेना भवन के पास जाके बॉम्ब रखा था, तेड़ा रखा था, वहां पर पेट्रोल पंप नहीं उड़ा, नहीं तो पूरा शिवसेना भवन उड़ जाता। बेवकूफ आदमी, तुम एक हिंदुस्तानी के आगे बोल रहे हो। ये बात मैंने पुलिस तक पहुंचाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आज मुझे कन्फ्रंट करिए ना, आज आइए मुझे बुलाइए, मैं आपको बताऊंगा, ये इंफॉर्मेशन दूंगा ये कौन लोग थे वो जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर बॉम्ब प्लांटिंग की थी। आई टेल उदय, इस केस के अंदर एक बात सामने आई है कि यहाँ पे जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई थी ना, वो बनाई थी शायद 2,500 या 3,000 पेजेस की। पहली बात मुझे समझ नहीं आता कितनी लंबी रिपोर्ट बनाने की जरूरत क्या है। आप कंपैक्ट रिपोर्ट बनाइए। और मैं एक बार पुलिस स्टेशन पे गया किसी केस के अंदर, तो उसको ब्रीफ कर रहा था। उसके बाद हेड कांस्टेबल मुझे कहते हैं, एएसआई था, मुझे कहता है कि सर मुझे आप लिखवाइए क्या लिखवाना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा ठीक है मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। तो उसने हिंदी में रिपोर्ट बनाई। कहते मुझे आसान रहेगा, नहीं तो मुझे बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा।
आज एनआईए बनी, नेचुरली बात है कुछ, लेकिन एक बात बताइए कि 9 साल तो मोकाका कोर्ट ने लगा दिए केस के अंदर, कितने साल लगाए पुलिस ने इस रिपोर्ट को सबमिट करने में? क्यों नहीं पुलिस इस केस को, ऐसे केसों को 2 महीने 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करे और उसके बाद कोर्ट भी इसको डिसाइड करे? कोर्ट को भी इसके अंदर लिमिटेड टाइम में डिसाइड करना चाहिए। फिर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, अपील की जा रही थी इसको अर्ली हियरिंग की, तब भी उन्होंने 2010 से लेकर के 2025 लगा दिया, 2015 से 2025 लगा दिया, 10 साल लगा दिए। और जब स्टेटमेंट दी या वो दिया तो उसके ऊपर उल्टी वो दे दी। इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, आज जुडिशरी की थोड़ी सी रेपुटेशन खराब है, क्योंकि एक पकड़े गए थे आपके जज वर्मा, 60 करोड़ उनके कंट्रोल में निकले थे। मैं किसी जज से बात कर रहा था, हाई कोर्ट के जज हैं, रिश्ते में है मेरे, उनसे बात कर रहा था। कहते देखिए, मैं देखा यहाँ पे बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे बहुत से जज है जो बोरी वाले जज हैं। कहते मैं बोरी वाला नहीं, इसलिए मैं किसी की परवाह भी नहीं करता। फिर आप देखिए ना कि यहाँ पे पूरी एविडेंस थी कि एक आदमी जो चर्च गेट पे इनको ड्रॉप करके आया था 2 टेररिस्टों को, उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। फिर जिसने बम लगाए, उसने, एक आदमी ने देखा, उसने रिपोर्ट दी। फिर आपको क्या चाहिए? फिर कहते हैं इन्होंने खुद भी एडमिट कर लिया। कोर्ट कहता है इसके एडमिशन को मानते नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है कि आपका सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे आप प्रूव करेंगे? अगर कोर्ट इसी तरीके से डील करता रहेगा तो उसकी रेपुटेशन और खराब होगी। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे बड़े ईमानदार, आई थिंक सूद साहब, इस केस में भी करोड़ों का लेन देन हुआ है, हेर फेर। मैं मेरे ख्याल से यहाँ भी वो पकड़, घरों में रेड करिए, आपको वहां पर भी करोड़ों रुपए मिलेंगे। देखिए, वो करप्शन तो है ही कई चीजों में, कई एजेंसीज के अंदर करप्शन है। बहुत से केस जानता हूं जहां पे जब शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया था तो उसके अंदर भी जो आदमी ईडी के अंदर था, जो सीनियर पोजीशन पे था, उसको पैसे दिए गए थे और नाम दूसरे का डाल दिया। उसकी भी एविडेंस बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी होती है लोगों की, और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसे केसों पे क्या करेंगे। और ऐसा अगर टेररिस्ट जाता है कोर्ट के अंदर तो उसकी नाइट को हियरिंग क्यों होती है? आज तो नहीं हो रही, लेकिन हो रही थी ना, जिसको फांसी की सजा हो गई टेररिज्म के केस के अंदर, उसका हियरिंग होती है। और जब अर्नब गोस्वामी का केस जाता है कोर्ट के अंदर तो वहां पे जो आपके बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है दवे साहब, वो कहते हैं इस केस को क्यों सुन रहे हो? दवे साहब ने तो रिजाइन कर दिया कि मैं अब और वकालत नहीं करूंगा, क्योंकि लगता है कि उनकी वकालत झूठी थी तो उन्होंने छोड़ दिया कि वकालत मैं करूंगा ही नहीं। लेकिन मेन बात आती है कि ऐसे जो केस होते हैं इसके अंदर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, साथ में एजेंसीज को ध्यान देना पड़ेगा, साथ में कोर्ट को, कि ऐसे केसों को लेट न किया जाए। और आप देखिए, आज देश पे खतरा बढ़ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ बांग्लादेश बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, फिर हमारे यहाँ पे कुछ पार्टियां हैं, मैं स्पेशली कांग्रेस की बात करूंगा, जो हमेशा देश को क्वेश्चन पूछती है कि कितने जहाज गिर गए, रफाल के अंदर कितने पैसे खा लिए, अपना नहीं पता कि तुमने क्या किया है। मैं आपको बता दूं, स्पेशली इवन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, क्योंकि सबको हाँ वही मैं बोलता हूँ सर, जब 2006 का ये जो केस में जब बोला गया था कि लश्कर ए तोयबा इसमें इन्वॉल्व है और सिमी इन्वॉल्व है, तो किस बेसिस पे इन्होंने उस टाइम पे इतनी बड़ी, आपको भी पता है कि इतनी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आज 20 साल के बाद बोलते हैं कि उसके कोई क्रेडिबल एविडेंस है ही नहीं करके। तो ये हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है ये, एक्चुअली देखने जाएगा तो। नहीं, देखिए आप, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात देख लीजिए ना, उसका मर्डर हुआ, मैंने कहा था उसका मर्डर हुआ, मैं पहला आदमी था जिसने कहा था कि उसका मर्डर हुआ, क्योंकि मैं एविडेंस, मैं जो सामने चीजें आई थी उससे कह सकता था कि मर्डर हुआ है, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड काम करता है वो एविडेंस नहीं छोड़ता। सीसीटीवी कैमरास नहीं होंगे, कोई विटनेस सामने नहीं आएगी, फिर पुलिस से भी होता है, पुलिस ने 1 मिनट में कह दिया कि इसका सुसाइड है। और उस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। आज महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं बहुत से केसेस, जैसे मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक स्पेशल कैंपेन चल रहा था, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, उनका जो लीनियंसी थी या उनकी जो लीनिंग थी वो थी कांग्रेस की तरफ, और स्पेशल डायरेक्शन दी गई थी रॉक स्टेशंस को कि आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कांग्रेस के खिलाफ। बड़ी इंपॉर्टेंट, हम नॉर्मल पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसका लिंक होता है करप्शन और टेररिज्म से, उसके ऊपर भी मना कर दिया गया था। और आप देखें, जब मोदी पावर में आया तो मोदी पहले टेन्योर में इंडिया में नहीं बैठे, बाहर घूमते रहे। उसके बाद जब सेकंड टाइम जीत गए तो उनको लगा कि आज मैं जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, क्योंकि सबको पता चल गया कि अब कांग्रेस दोबारा नहीं आएगी, या कम से कम अगले 5 साल तक नहीं आएगी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल, हाँ, वो 50 साल हो जाए, 100 साल हो, हम तो चाहते नहीं वो पार्टी आए यहाँ पे, क्योंकि आएगी तो यहाँ पे पूरा देश मुस्लिम हो जाएगा। सर एक खाली यहाँ एक पॉइंट बोलूंगा सूद साहब, कि ऐसा क्या है, धनाधन ब्लास्ट होते थे,
2014 के बाद ये ब्लास्ट सारे कहाँ गायब हो गए? नहीं उदय, मैं तुम्हारी इस बात से नहीं मानूंगा, जो ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद भी, लेकिन वहां पे उसके बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पूरी अटैक के बाद भी पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है। पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान में और बड़ा अटैक हुआ है। नहीं मुझे वहां पे बहुत बताइए, बड़े नहीं ब्लास्ट नहीं, हुए। फिर हमारे पहलगाम के बाद में तो वहां पे अटैक ही ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते रहे। आज पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं। वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन जो बंबई में बहुत रेगुलर बेसिस पे ट्रेनों में, घरों में, रोडों में जाके ब्लास्ट होते थे, वो सारे बंद हो गए सर 2014 से। आप एग्री करिए नहीं करिए, 2014 के बाद ये एकदम फुल स्टॉप लग गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उदय, एक और बात बता दूं मैं तुम्हें कि यहाँ पे जो 1993 का ब्लास्ट था, उसमें एनएन वोरा की कमेटी की रिपोर्ट थी कि यहाँ पे मिली भगत है, पॉलिटिशियन की, पुलिस की और आपके टेररिस्टों की, क्योंकि पुलिस तो पॉलिटिशियन के हिसाब से चलती है। देखिए, पैसे दिए गए थे 1993 ब्लास्ट से पहले, कुछ पॉलिटिशियन को पैसे दिए गए थे, उसकी भी पूरी डिटेल्स हैं। लेकिन केस पुराना हो गया तो आज उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ भी कहिए, जो आज केस हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन मार्क उठते हैं एजेंसीज के ऊपर कि आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो और रिपोर्ट बनाओ कम्पैक्ट, इफ एंड बट्स करके मत करो। सीधी रिपोर्ट बनाओ, छोटी रिपोर्ट हो। 200 पेज की रिपोर्ट होती है, मुझे लगता है कि हर एक आदमी पढ़ सकता था। 3000 पेज की रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? तीसरी बात है कि केसों को जल्दी जल्दी हियरिंग होनी चाहिए, स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए ऐसे केसों को डील करने के लिए। और इसके बाद अगर केस डिसाइड होता है नीचे, तो उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट कुछ जल्दी डिसीजन ले पाता है बहुत सी चीजों के ऊपर। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और एक एडॉप्ट करना पड़ेगा पॉलिसी, एज ए पॉलिसी मैटर। साथ में गवर्नमेंट, साथ में पुलिस, साथ में हमारा जुडिशरी, वो बैठ के काम करेंगे तो सारा काम सुधर जाएगा। और अब मुझे लगता है कि आप इसको फाइनल टच दीजिए इस प्रोग्राम को। No, I think 22 मिनट हो चुके हैं सर। I think we should wind up this program, and I think request to all the people who are listening to this program कि भाई अगर आपको पसंद आता है, आपको कुछ कहना है, कमेंट करना है, कमेंट करिए और सब्सक्राइब के बटन को दबाइए एंड शेयर करिए एंड सूद साहब के इस चैनल को जरा मदद करिए जाके। So I think that is it. आज की we had a nice discussion and I hope राज जी कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ, and please join us because you are a knowledgeable person and you can make very interesting discussions. Okay sir? Sure. जय हिंद। Yeah. जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय